देखो एक क्वेश्चन, ये हमारे पास कोई भी रोड है, इस रोड की लेंथ L है और मास है वो हमारे पास किसके बराबर है, m के बराबर है। इस रोड का मास m, लेंथ L है। ये दूसरी रोड है, इसका मास m और लेंथ कितना है, L के बराबर है। हमें बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट एन एक्सिस दिस, जो इस रोड के एक एंड से पास करती है। अब देखो इसकी लेंथ L और मास m, और रोड की जब एक एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या मैं इस रोड का नाम A डाल देता हूँ, इस रोड का नाम मैं B डाल देता हूँ। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड A इज इक्वल टू mL²/3 के बराबर होगा? अरे यही होगा या नहीं, इसके बराबर हो गया, mL²/3 के बराबर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये इसके एंड से पास कर रही थी। जब भी हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो चाहे 2 रोड हो, 3 रोड हो, 4 रोड हो, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है कि एक एक्रॉस निकाल दिया, दूसरी जो भी बॉडी होगी उसके सेंटर ऑफ मास के एक्रॉस और कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इस रोड का ये सेंटर ऑफ मास है, क्या इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या mL²/12 होगा? अरे यही होगा। और इस रोड से, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये सेंटर ऑफ मास है, क्या हमारे पास √L² + L/2 का होल स्क्वायर दूरी पे है। देखो ये कैसे हुआ है, ये हमने बताया रोड की लेंथ L, ये रोड की लेंथ L, लेकिन ये सेंटर है, क्या ये L/2 होगा? और क्या इस ट्रायंगल का ये हाइपो हो गया? और जब हाइपो कैलकुलेट करेंगे तो बोलो किसके बराबर होगा, √L² + L/2 का होल। और क्या इसको सोल्व करोगे तो L² + L²/4 और मैं इसको लिख सकता हूँ 5L²/4। क्या मैं ये मान लूं कि इस रोड का सारा मास यहाँ पे कंसंट्रेट है, यहाँ से डिस्टेंस √5L²/4 है, यहाँ से इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m × √5L²/4 इसके स्क्वायर के बराबर होगा। और टोटल के लिए हम तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हमने क्या किया कि I भी हमारे पास आया mL²/12 प्लस m × 5L²/4 और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्या स्केलर क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA प्लस IB डायरेक्ट ऐड कर देंगे, mL²/3 प्लस mL²/12 प्लस 5/4 ml का स्क्वायर। क्या आप इसको ऐड कर सकते हो? देखो कितना है आपके पास, I इज इक्वल टू mL² तो मैंने कॉमन ले लिया, 1/3 प्लस 1/12 प्लस 5/4, कितना एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम आ गया। I इज इक्वल टू mL² × 12, 4 प्लस 1 प्लस 15, अरे सही लिखा, 15 और 5 20, I इज इक्वल टू 20/12 mL²। और क्या आपके पास 5/3 mL² आ गया? अरे सही है या गलत है? सही है। आगे देखो, आगे मैं अगर आपको यूं कहूं कि भाई एक ये वाली एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तब बताओ किसके बराबर होगा। क्या मैंने रोड का बताया था कि इसकी ये मेरे पास कोई रोड है तो उसकी विड्थ है ना के बराबर होगी, और मैं कहूंगा कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सारा का सारा मास है वो ना के बराबर दूरी पे है, और जब ना के बराबर दूरी पे है तो इस रोड के लिए बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा या नहीं? अरे जब डिस्टेंस 0 के बराबर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका, 0। अब बात आती है इस रोड की, क्या इस रोड के लिए ये हमारे पास ये एक्सिस है, क्या इसके एक एंड से पास कर रही है, और जब इसके एक एंड से पास करेगी तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 mL² के बराबर होता है एक एंड के अक्रॉस। अगर ये एक्सिस लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया आपके पास है, 1/3
ml²। कितना आ गया 1/3 ml²। कोई डाउट? बोलो भाई। आगे देखो, अगली सिचुएशन देखो। मैं आपको ये भी कह सकता था, ये रोड थी, अब मैंने ये बताया कि ये पूरा सिस्टम था ml और इस रोड का मास m और l, यही बताया था। मैं आपको यूं कह दूं कि भाई एक ये एक्सिस है, यहां से पास करती है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। क्या ये एक्सिस इस रोड के लिए एक एंड से पास कर रही है? तो बोलो इस रोड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अक्रॉस वन एंड क्या ml²/3 के बराबर होगा? और इस रोड की इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी है आपके पास? l। कितनी है? l। तो बोलो क्या इसका ml² के बराबर हो गया? भाई मास m, मास क्या है? m। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी है? l। क्या सारा का सारा मास l डिस्टेंस दूरी पे है? सारा का सारा मास l डिस्टेंस दूरी पे है। l डिस्टेंस दूरी पे है तो हमने कह दिया 1/3 ml² प्लस ml² के बराबर होगा। यही आएगा। कर लो पूरी से। रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन, ध्यान से देखोगे, रेडियस ऑफ जाइरेशन है वो हमारे पास क्या होती है? देखो एक बार बच्चों इधर ध्यान दोगे। ये मैंने मान लिया कि ये मेरे पास कोई भी एक रिजिड बॉडी है। कैसी बॉडी है? ये रिजिड बॉडी है। ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अरे सही है। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मिलके बनी है। किसकी बनी हुई है? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी है। और मैंने मान लिया कि इसके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। हर एक पार्टिकल का मास है वो m के बराबर है। ये कोई पहला पार्टिकल है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1 है। अरे सही लिखा मैंने। ये कोई दूसरा पार्टिकल है, इसका मास m है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस भी कितनी है आपके पास? r2 के बराबर है। ऐसे कोई ये हमारे पास 3 नंबर पार्टिकल होगा, मास m, इसकी डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी है? r3। और बच्चों ये मैंने मान लिया कि ये हमारे पास कोई nth पार्टिकल है, मास m और एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारे पास इसकी डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? rn के बराबर। अरे सही है। अब जैसे ही हमने कह दिया कि रोटेट करती है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सही है। पहला पार्टिकल है क्या बच्चों? उसकी वेलोसिटी v1 होगी। अरे क्या दूसरे की लीनियर वेलोसिटी v2 होगी, इसकी क्या v3 होगी, और nth पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या vn होगी। और हम कह सकते हैं कि लीनियर वेलोसिटी है वो r ओमेगा के बराबर होती है। बड़े ध्यान से देखते रहोगे। v कितनी होती है? r ओमेगा। यहाँ से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट ऐसा ही किया था भाई। काइनेटिक एनर्जी टोटल कैलकुलेट करी थी। काइनेटिक एनर्जी पहले पार्टिकल की प्लस दूसरे पार्टिकल की प्लस अप टू कौन से पार्टिकल की? nth पार्टिकल की। ऐसा ही हुआ था। वहाँ हमने बताया था कि हमने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस अप टू mn इंटू rn का स्क्वायर। मैं मान लेता हूँ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से टोटल मास है इस बॉडी का इस किसी पॉइंट ए पे कंसंट्रेटेड है। कौन सा पॉइंट कंसंट्रेटेड है? ए इज द सेंटर ऑफ मास। ए क्या है इसका? सेंटर ऑफ मास। और मैंने मान लिया कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे के डिस्टेंस दूरी पे है। क्या मैं ऐसा कहूँ ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक बॉडी है उसका मास m है और के डिस्टेंस दूरी पे है, तो क्या इसका हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के स्क्वायर आएगा? अरे सही है या गलत है? तो मैं ये कह दूं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर आएगा? m के स्क्वायर। अगर मैंने यहाँ पे माना है, ये मैंने जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखा था, हर एक पार्टिकल का क्या मास m के बराबर है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m r1 का स्क्वायर
प्लस एम आर टू का स्क्वायर प्लस अप टू क्या एम आर एन स्क्वायर के बराबर होगा। और क्या कर दें, अरे क्या करें, आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस अप टू किसके बराबर आएगा, आर एन का स्क्वायर। और इसको इक्वेशन नंबर कितना कह दिया, 1। अब मैंने क्या बताया कि इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है कौन से पॉइंट पे है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे है, के डिस्टेंस दूरी पे है। तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या आपके पास कैपिटल एम इंटू के स्क्वायर के बराबर आएगा। और क्या दोनों के दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेंगे, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेंगे इसके, सेम रहेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से एम के स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस अप टू rn का स्क्वायर। अब मेरे को बताओ इस बॉडी के पास टोटल कितने पार्टिकल थे, m। अरे का मास कितना था, स्मॉल m। तो टोटल मास कितना हो गया, n इंटू m। टोटल मास कितना हो गया, n इंटू m। टोटल मास इज इक्वल टू n इंटू m। n m के स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस अप टू rn स्क्वायर। क्या m से m कैंसिल आउट हो गया। और क्या आप k स्क्वायर इज इक्वल टू कह सकते हो, k स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू rn स्क्वायर अपॉन n। और क्या k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस अप टू rn स्क्वायर अपॉन n। अरे क्या आप लिख सकते हो इसको, ये जो डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस को किसका नाम दे दिया हमने, रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्या नाम दिया इसका, रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब इसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको यूं कह दूं कि कोई डिस्टेंस r1 r2 r3 अप टू rn है और r मीन कैलकुलेट करना हो तो क्या लिखोगे आप, r मीन इज इक्वल टू क्या, सभी को ऐड करोगे और कितने से डिवाइड करोगे, क्या n से डिवाइड कर दोगे। आवाज नहीं आई, अरे सही है। अब मैं आपसे यूं कहूं, ये तो जस्ट एक मीन निकाला है, बट मैं आपसे अगर यूं कहूं कि भाई आपको निकालना है स्क्वायर मीन, क्या निकालना है इसका, स्क्वायर मीन। क्या स्क्वायर को ऐड करके और मीन निकाल लोगे, पहले स्क्वायर करोगे और फिर इसका क्या कर दोगे, मीन। बोलो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस अप टू rn का स्क्वायर अपॉन n। क्या ये मेरे पास r स्क्वायर मीन आ गया। अरे गलत तो नहीं है, अरे गलत तो नहीं है। ये क्या था, मीन। ये क्या था, मीन। और ये क्या है, स्क्वायर मीन। स्क्वायर मीन के लिए क्या किया, स्क्वायर करके और मीन कैलकुलेट कर दिया, सभी का स्क्वायर करके और क्या कैलकुलेट कर दिया। अब मैं आपसे यूं कहता हूं रूट मीन स्क्वायर निकालना है, इसका क्या कर दें, क्या कर दें इसका, क्या ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर हो गया। अरे गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है। तो ये भी क्या है आपके पास, रूट मीन स्क्वायर। ये भी क्या है, रूट मीन स्क्वायर। और जो रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस आई है उसी को हमने किसका नाम दे दिया, दैट इज नोन एज द रेडियस ऑफ जाइरेशन। That is known as radius of gyration. Torque and moment of inertia of a rigid body. Of a rigid body. ध्यान से देखोगे, ये मैंने बताया कि ये मेरे पास कोई भी एक रिजिड बॉडी है, यही है। ध्यान से देखो एक बार, ये मैंने माना कि ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये रिजिड बॉडी रोटेट करती है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और जब हमारे पास ये रोटेट करेगी तो बोलो क्या एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, सेम रहेगी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में हमने क्या रिलेशन पढ़ा था, v = r ओमेगा।
आर क्या डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर अलग होगा तो लीनियर वेलोसिटी क्या होगी आपके पास है अलग होगी। ऐसा एक हमने रिलेशन पढ़ रखा है कि अगर कोई भी बॉडी ए एक्सेलरेशन से रोटेट करती है तब हमने ये कहा था कि जो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन है उसमें रिलेशन होता है ए इज इक्वल टू आर एल का। कोई बॉडी है धीरे धीरे स्टार्ट हुई और उसकी रोटेशनल की स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है, तो बोलो या तो बढ़ती जाए या कंटिन्यूअसली घटती जाए, तब हम क्या कहेंगे भाई वो एक्सेलरेट कर रही है। तब ये कहा है कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में जो रिलेशन होता है वो किसके बराबर होता है, a इज इक्वल टू आर एल का। a इक्वल टू किसके बराबर होगा आर एल का। अब मैं यूं कहता हूं जब बॉडी हमारे पास रोटेट करती है क्या मैं इस रिजिड बॉडी के पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लूं, ये पहला पार्टिकल है, इसका मास m1, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस r1, अरे सही है। ये कोई दूसरा पार्टिकल मान लें, इसका मास हमारे पास m2, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r2, और क्या मैं यहां से कोई nth पार्टिकल मान लूं जिसका मास mn और क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस rn है, और जब बॉडी रोटेट करेगी ये बॉडी को रोटेट करती है ये, तब मैं कहूंगा कि यहाँ पे पार्टिकल रखा उसके ऊपर अलग फोर्स होगा, अरे यहाँ अलग होगा और यहाँ अलग होगा। क्या हर एक पॉइंट के ऊपर फोर्स एक्टिंग अलग होगा या सेम होगा, अलग अलग होगा। मैंने मान लिया कि इस पार्टिकल के ऊपर यहाँ पे फोर्स कितना एक्ट करता है F1, यहाँ पे कितना एक्ट करता है F2, और यहाँ पे कितना एक्ट करता है Fn। अरे सही है, बोलो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, F इक्वल्स टू ma। भाई एक पार्टिकल का मास m, दिस एक्सेलरेशन a, तो क्या फोर्स एक्टिंग ma के बराबर होगा। मैं ये कह सकता हूँ F1 इज इक्वल टू m1 a1, F2 इज इक्वल टू m2 a2। क्या सभी का लीनियर एक्सेलरेशन सेम होगा या डिफरेंट, अरे सेम होगा या डिफरेंट। जब r डिफरेंट है तो a भी क्या होगा डिफरेंट रहेगा, लेकिन अल्फा सभी का सेम रहेगा, अल्फा सभी का सेम रहेगा। तो मैंने ये कह दिया कि Fn इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ गया mn इंटू an। क्या a1 को मैं r1 अल्फा कह सकता हूँ, क्या F1 इज इक्वल टू m1 r1 अल्फा आ गया, m1 r1 अल्फा, और F2 कितना आया m2 r2 अल्फा, और Fn कितना आएगा mn rn इंटू अल्फा के बराबर आएगा। अरे यही आएगा। जब बॉडी रोटेट करती है तो जो रोटेशनल इफेक्ट है वहां पे हमारे पास फोर्स की जगह कौन काम करता है, टॉर्क। अरे टॉर्क वही तो बताया था जो बॉडी के अंदर घुमाऊ इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और जब बॉडी रोटेट करती है तब मैं कहूंगा कि जो टोटल टॉर्क एक्टिंग होगा वो होगा टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस अप टू टाउ n। दिस इज द सिंबल, टॉर्क का ये सिंबल है, टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस अप टू टाउ n। और हमने ये पढ़ा था कि जो टॉर्क होता है वो हमारे पास होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 कितना आएगा F1 इनटू क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है, अरे गल तो नहीं लिख दिया, ये फोर्स F1 एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे है r1। टाउ 2 बोलो कितना लिखोगे F2 r2, और टाउ n कितना लिखोगे Fn rn। क्या आपके पास F1 की वैल्यू है, F1 की वैल्यू है, यहाँ पे हमने पुट की टाउ इज इक्वल टू m1 r1 अल्फा r1 प्लस m2 r2 अल्फा r2, और प्लस अप टू कितना आएगा mn rn अल्फा
अल्फा इंटू आर एन। अरे क्या यही आएगा? आगे मैं क्या कह दूं कि टाउ इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस अप टू कितना आया mn rn स्क्वायर इनटू अल्फा। अल्फा कॉमन टाउ इज इक्वल टू अल्फा इनटू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? अरे क्या लिख सकते हैं? अरे क्या लिख सकते हैं? क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं? अरे यही तो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारे पास क्या आया? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, जहाँ पे आई है वो हमारे पास कितना है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू किसके बराबर है mn इंटू rn का स्क्वायर। क्या समझ आया आपको? नहीं आया? एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम। अगर कोई बॉडी है उसका मास m है, वेलोसिटी v है, आपने पढ़ रखा है, तो बोलो लीनियर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला था? v इक्वल टू mv। अरे क्या यही था? यही था। आगे देखो, आगे हमारे पास होता है एंगुलर मोमेंटम। जब बॉडी है ना कोई स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तब वहां पे होता है लीनियर मोमेंटम। जब बॉडी रोटेट करती है तो लीनियर मोमेंटम की जगह वहां पे कौन सा मोमेंटम होता है? एंगुलर मोमेंटम। दैट इज नोन एज द एंगुलर मोमेंटम। जैसे हमने टॉर्क बताया, टॉर्क किसके बराबर बताया? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी टाइप से जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? अब देखो बच्चों, ये मैंने बताया कि ये मेरे पास कोई भी एक रिजिड बॉडी है। दिस इज एन रिजिड बॉडी। ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दिस इज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने माना इसके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। पहले पार्टिकल का मास m1, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r1। ये कोई पार्टिकल इसका मास m2, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r2। ये कोई पार्टिकल है इसका मास m3, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r3। और ये मैंने मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास कोई nth पार्टिकल है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस है rn के बराबर है। बॉडी है वो रोटेट करती है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। भाई इस पार्टिकल की क्या लीनियर वेलोसिटी v1 होगी? अरे गलत तो नहीं है। इस पार्टिकल की क्या लीनियर वेलोसिटी v2 होगी? इसकी कितनी होगी? और क्या इसकी हमारे पास vn होगी? और हमने पर देखा है v इक्वल किसके बराबर होता है? r ओमेगा। v इक्वल कितना होता है? क्या सभी के लीनियर वेलोसिटी सेम या डिफरेंट? डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि पोजीशन ऑन एक्सिस ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है। मैं कहता हूं कि भाई लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? m इनटू v। बोलो पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम m1 v1, m1 इनटू v1। और क्या v1 r1 ओमेगा होगा? m1 क्या मैं r1 ओमेगा लिख सकता हूं? अरे गलत तो नहीं लिख दिया। v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा होगा। v2 किसके बराबर लिख सकते हैं हम? बोलना पड़ेगा m2 v2 इज इक्वल टू m2 r2 ओमेगा। और बोलो vn किसके बराबर होगा? mn vn इज इक्वल टू mn rn ओमेगा। अरे यही होगा। एंगुलर मोमेंटम बताओ किसके बराबर बताया? L इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे यही बताया होगा। अगर मेरे को टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो मैं कहूंगा L1 प्लस L2 प्लस अप टू क्या Ln आएगा?
और L इज इक्वल टू P इंटू R। L1 कितना होगा? P1 R1। L2 कितना होगा? और Ln कितना होगा भाई? दिस इज Pn इंटू Rn। क्या आपके पास P1 की वैल्यू है? अरे कितनी है? M1 R1 है। P2 की वैल्यू भी है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। L इज इक्वल टू M1 R1 ओमेगा इंटू R1 प्लस M2 R2 ओमेगा इंटू R2। और क्या हमारे पास Mn Rn ओमेगा इंटू Rn आएगा। अरे क्या करें, ओमेगा कॉमन ले लूं, क्या लिख दूं? M1 R1 का स्केल प्लस M2 R2 का स्केल प्लस अप टू Mn Rn का स्केल। क्या समझ आ रहा है? बोलो ये क्या होगा? I is known as moment of inertia। क्या आपके पास L is equal to I ओमेगा आ गया? अरे कहीं गलती हो, कहीं कोई कंफ्यूजन? L is equal to कितना आया? I ओमेगा के बराबर है।